यार मैं आज सुबह जब आईने के सामने खड़ा था तो एक बहुत ही अजीब सी बात सोच रहा था। हम असल में दुनिया को सीधे तौर पर देखते ही नहीं है। मतलब अगर सामने कोई पेड़ है या खुद अपना ही चेहरा है शीशे में, तो हम उन चीजों को नहीं देख रहे होते। हाँ बिल्कुल, हम तो बस उस लाइट को देख रहे होते हैं जो उन चीजों से टकराकर हमारी आंखों के अंदर आ रही है। एग्जैक्टली हमारी ये पूरी दुनिया, रंगों का ये पूरा खेल, सब कुछ बस प्रकाश या लाइट के बिहेवियर का एक इल्यूजन है। तो आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही शानदार सोर्स मटेरियल लेकर आए हैं। क्लास 12th नीट और जेईई की तैयारी के लिए बनाए गए एक बेहद डिटेल हस्तलिखित यानी हैंड रिटन फिजिक्स नोट्स। और ये नोट्स रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर आधारित हैं। हम इन्हीं नोट्स को आज डिकोड करने वाले हैं ताकि इसके जटिल से जटिल कॉन्सेप्ट्स एकदम आसानी से समझ आ जाएं। बिल्कुल, हम जानेंगे कि लाइट कैसे बाउंस होती है, कैसे मुड़ती है और कैसे हमने टेलीस्कोप बनाकर अंतरिक्ष की गहराइयों तक झांकना सीख लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि हम ऑप्टिक्स को कैसे समझते हैं। नोट्स में सबसे पहला जिक्र रे ऑप्टिक्स का है। हाँ, तो ऑप्टिक्स बेसिकली लाइट की पढ़ाई है। इसे हम दो तरह से देख सकते हैं। एक है रे ऑप्टिक्स, जहां हम मानकर चलते हैं कि लाइट पार्टिकल से बनी है और एकदम सीधी रेखा में चलती है। और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स, जहां लाइट को एक तरंग माना जाता है। लेकिन हमारे जो रोजमर्रा के काम हैं, जैसे आईना देखना या चश्मा पहनना, उनके लिए रे ऑप्टिक्स ही काम आती है ना? बिल्कुल, हम बस ये मान लेते हैं कि लाइट एक सीधी रे या किरण है जो तब तक सीधी चलती है जब तक उसके रास्ते में कोई रुकावट ना आ जाए। और यहीं से सबसे पहला फेनोमेनन शुरू होता है, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये वही है ना कि लाइट किसी चीज से टकराए और बाउंस हो गए, जैसे हम दीवार पर टेनिस बॉल मारते हैं? एग्जैक्टली। और इसके नियम भी बहुत सिंपल है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं कि जिस एंगल से लाइट किसी चिकनी सतह पर टकराती है, जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या आई कहते हैं, वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर के बराबर होता है। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सीधा मारोगे तो सीधा वापस आएगी, तिरछा मारोगे तो उसी एंगल से दूसरी तरफ जाएगी। एकदम सही। और इसी से हम अपने घरों के प्लेन मिरर्स या समतल दर्पण को समझ सकते हैं। जब आप आईने के सामने होते हैं तो लाइट आपसे टकराकर आईने पर जाती है और उसी एंगल से वापस आपकी आंखों में आती है। लेकिन हमारे दिमाग को तो ये लगता है ना कि लाइट बिल्कुल सीधी रेखा से आ रही है। वो इस बाउंस होने वाले कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाता। हाँ, दिमाग बस उन किरणों को आईने के पीछे सीधा एक्सटेंड कर देता है। इसीलिए हमें लगता है कि हम आईने के पीछे खड़े हैं। और इसी वजह से प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज वर्चुअल होती है। वो असल में वहां होती ही नहीं है। साथ ही वो इरेक्ट यानी सीधी होती है और लिटरली इन्वर्टेड यानी पार्श्व रूप से उल्टी होती है। मतलब बायां हाथ दायां दिखता है। और नोट्स में एक बड़ा ही दिलचस्प फॉर्मूला दिया है इमेजेस की गिनती करने का। अगर हम दो शीशों को एक साथ एक खास एंगल पे रख दें। हाँ, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। फॉर्मूला है n = 360/θ-1। यहाँ थीटा वो एंगल है जिस पर दोनों शीशे रखे गए हैं। तो अगर मैं दो शीशों को एकदम आमने सामने पैरेलल रख दूं तो एंगल तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल, और गणित के हिसाब से एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी होता है। तो अगर लाइट की कोई किरण इन दोनों के बीच फंस जाए तो वो अनंत काल तक टकराती रहेगी। इसीलिए ट्रायल रूम्स में जहां आमने सामने शीशे होते हैं, हमें अपनी अनगिनत इमेजेस दिखती हैं। वो एकदम एक लंबी सुरंग जैसा लगता है। खैर, ये तो प्लेन मिरर हुआ। लेकिन जब हम स्फेरिकल मिरर्स या गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो चीजें और मजेदार हो जाती हैं। जैसे वो चम्मच वाला एग्जाम्पल होता है ना। हाँ, चम्मच का अंदर का गहरा हिस्सा कॉनकेव यानी अवतल दर्पण होता है। ये लाइट की किरणों को एक पॉइंट पर समेटता है। और उभरा हुआ बाहरी हिस्सा कॉन्वेक्स या उत्तल दर्पण होता है, जो लाइट को फैला देता है। नोट्स में इनकी बुनियादी परिभाषाएं भी हैं, जैसे पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। फोकल लेंथ f हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर r का आधा होता है, यानी f = r/2। लेकिन यहाँ एक चीज है जिसने मुझे स्कूल में बहुत परेशान किया था, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। मुझे कभी समझ नहीं आया कि फिजिक्स में हर चीज को पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों मानना पड़ता है। दूरी तो बस दूरी होती है ना। असल में दिशा का खेल है। जब हम किसी मिरर या लेंस का गणित सॉल्व करते हैं तो हमें जानना होता है कि इमेज मिरर के आगे बन रही है या पीछे। तो इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड नियम तय कर लेते हैं। एग्जैक्टली। नियम ये है कि इंसिडेंट लाइट यानी आपतित प्रकाश जिस दिशा में जा रहा है, हम उस दिशा को हमेशा पॉजिटिव मान लेते हैं।
अब अगर आपको कोई भी दूरी नापने के लिए लाइट के उल्टी दिशा में जाना पड़े तो वो नेगेटिव कहलाएगी। अच्छा, तो ये एक यूनिवर्सल भाषा है। इसके बिना तो फॉर्मूले काम ही नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसीलिए मिरर फॉर्मूला जो कि है 1/u + 1/v = 1/f, उसमें इन साइंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ u ऑब्जेक्ट की दूरी है, v इमेज की दूरी है और f फोकल लेंथ है। साथ ही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m = -v/u होता है। नीट और जेई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ प्लस माइनस की गलती कर देते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। खैर, अभी तक तो लाइट टकरा कर वापस आ रही थी, लेकिन क्या होता है जब लाइट किसी पारदर्शी चीज में घुस जाती है, जैसे हवा से पानी में? तब तो वो बाउंस नहीं होती। तब वो आर पार जाती है और यहाँ से फिजिक्स के नियम बदल जाते हैं। इसे रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कहते हैं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तिरछी घुसती है तो वो अपने सीधे रास्ते से थोड़ा मुड़ जाती है। इसके लिए मैंने एक एनालॉजी सोची थी। मान लीजिए एक कार पक्की सड़क पर तेजी से जा रही है और अचानक से वो तिरछे एंगल पर किसी कीचड़ भरे मैदान में घुसती है। जी। तो कार का जो पहिया पहले कीचड़ में जाएगा वो धीमा हो जाएगा, लेकिन बाकी पहिए अभी भी तेज घूम रहे होंगे। हाँ, और एक पहिए के धीमे होने से पूरी कार एक तरफ मुड़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही लाइट के साथ होता है ना। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। लाइट वैक्यूम या हवा में सबसे तेज चलती है, लेकिन पानी या कांच जैसे डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड कम हो जाती है और इसी स्पीड के बदलने से लाइट मुड़ जाती है। इसके लिए स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल होता है। sin I / sin R = म्यू। यहाँ म्यू क्या है? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये बताता है कि कोई मीडियम लाइट को कितना धीमा करेगा। कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से ज्यादा होता है, मतलब कांच लाइट को ज्यादा धीमा करता है और ज्यादा मोड़ता भी है। और इसी वजह से वो पानी में पड़े सिक्के वाला जादू होता है। हम अगर ग्लास में सिक्का डालें तो बाहर से देखने पर वो अपनी असली गहराई से थोड़ा ऊपर लगता है। हाँ, क्योंकि सिक्के से आने वाली लाइट जब पानी से हवा में निकलती है तो स्पीड बढ़ने के कारण मुड़ जाती है। हमारा दिमाग फिर से वही गलती करता है, वो मुड़ी हुई किरणों को पीछे एक सीधी लाइन में एक्सटेंड कर देता है, जिससे हमें रियल डेप्थ की जगह अपेरेंट डेप्थ दिखाई देती है। लेकिन रिफ्रैक्शन का सबसे माइंड ब्लोइंग हिस्सा तो वो है ना, जैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR कहते हैं। यहाँ आकर तो लगता है लाइट अपने ही नियम तोड़ रही है। वो सच में बहुत दिलचस्प है। देखिए, जब लाइट पानी जैसे डेंसर मीडियम से हवा जैसे रेरर मीडियम में जाती है तो वो मुड़कर सतह की तरफ झुक जाती है। अगर आप पानी के अंदर से टॉर्च के एंगल को और तिरछा करते जाएं तो एक ऐसा एंगल आता है जहां बाहर निकलने वाली लाइट पानी की सतह के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। इसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और असली जादू तब होता है जब एंगल इस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए। तब लाइट हवा में जा ही नहीं पाती, वो 100% वापस पानी में ही लौट आती है, बिना किसी मिरर के। एग्जैक्टली। आम मिरर्स कुछ न कुछ एनर्जी सोख लेते हैं, लेकिन TIR में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती। गर्मियों में रेगिस्तान में जो मृग तृष्णा या मिराज दिखता है वो इसी वजह से होता है। जमीन के पास की हवा बहुत गर्म और रेरर होती है, जबकि ऊपर की हवा ठंडी और डेंसर। तो आसमान से आने वाली लाइट अलग अलग परतों से मुड़ती हुई आती है और एक पॉइंट पर क्रिटिकल एंगल पार कर जाती है। हाँ, और जमीन से टकराने के बजाय यू टर्न लेकर हमारी आंखों में आ जाती है। हमें जमीन पर आसमान का अक्स दिखता है जिसे हम दूर से पानी समझ लेते हैं। और आज के टाइम में तो इस TIR ने हमारी पूरी दुनिया बदल दी है। हमारा जो इंटरनेट है वो ऑप्टिकल फाइबर्स पर ही तो चलता है। बिल्कुल। ऑप्टिकल फाइबर कांच के बहुत पतले तार होते हैं। जब लाइट का कोई सिग्नल इसमें डाला जाता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता। वो अंदर की दीवारों से क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर टकराता है और TIR की वजह से लगातार बाउंस होता रहता है। एकदम किसी पिनबॉल मशीन की तरह। लाइट बिना एनर्जी खोए सेकंडों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। तो हमने देखा कि लाइट कैसे मुड़ती है, और जब इंसानों ने ये समझ लिया तो उन्होंने कांच को अपनी मर्जी से शेप देना शुरू कर दिया। यहीं से लेंस का आविष्कार हुआ। हाँ, और लेंस मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो बीच से मोटा होता है वो लाइट को कन्वर्ज करता है यानी सिकोड़ता है, और कॉन्केव लेंस जो बीच से पतला होता है वो लाइट को डाइवर्ज करता है यानी फैला देता है। नोट्स में लेंस मेकर्स फॉर्मूला और थिन लेंस फॉर्मूला का भी जिक्र है।
बहुत जरूरी फॉर्मूले हैं ये। थिन लेंस फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। ध्यान रहे मिरर फॉर्मूले में बीच में प्लस था, यहाँ माइनस है, और लेंस की पावर को हम डायोप्टर में नापते हैं। पावर p = 1/f, मतलब जितनी कम फोकल लेंथ, लेंस की पावर उतनी ही ज्यादा। लेकिन जब हम कांच से लाइट को मोड़ते हैं तो एक और चीज होती है, डिस्पर्जन। व्हाइट लाइट असल में 7 रंगों का मिक्सचर होती है और कांच हर रंग के साथ थोड़ा अलग बिहेव करता है। बिल्कुल, इसे वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन कहते हैं। जब सफेद लाइट प्रिज्म में जाती है तो हर रंग की स्पीड अलग हो जाती है। लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वो सबसे तेज चलता है और सबसे कम मुड़ता है। अगर हर लेंस लाइट को मोड़ता है और कांच लाइट को रंगों में तोड़ता है, तो फिर हम जो कैमरे से फोटो खींचते हैं उसमें हर चीज के किनारे पे इंद्रधनुष क्यों नहीं बनता? अरे ये बहुत ही शानदार सवाल है। और आपको पता है, शुरुआती कैमरों में बिल्कुल यही दिक्कत आती थी। इसे क्रोमैटिक एवरेशन कहते हैं, क्योंकि लेंस के किनारे भी तो एक तरह से प्रिज्म की तरह ही काम करते हैं, तो वो लाइट को कलर्स में बांट देते थे। तो फिर आज के कैमरों में ऐसे कैसे ठीक करते हैं? आजकल के महंगे कैमरों में सिर्फ एक लेंस नहीं होता, बल्कि लेंस कॉम्बिनेशंस इस्तेमाल होते हैं। अलग अलग तरह के कांच को मिलाकर एक ऐसा सेट बनाते हैं जहां एक लेंस अगर लाइट को रंगों में तोड़ता है तो उसके ठीक पीछे लगा दूसरा लेंस उन रंगों को वापस समेटकर फिर से सफेद लाइट बना देता है। वाओ, मतलब एक परफेक्ट फोटो के लिए इतनी इंजीनियरिंग लगती है। वैसे लाइट का ये रंगों में टूटना और बिखरना सिर्फ प्रिज्म तक सीमित नहीं है। आसमान का नीला रंग भी तो लाइट के बिखरने का ही नतीजा है ना? एग्जैक्टली। इसके पीछे रैले स्कैटरिंग या रैले के प्रकीर्णन का नियम काम करता है। फॉर्मूला कहता है कि स्कैटरिंग की इंटेंसिटी वेवलेंथ के पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब I is proportional to 1/λ⁴। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाएं तो। मतलब ये कि जिस रंग की वेवलेंथ जितनी छोटी होगी वो हवा के कणों से टकराकर उतना ही ज्यादा बिखरेगा। लाल रंग की वेवलेंथ बड़ी होती है तो वो हवा के पार्टिकल्स को पार कर जाता है, लेकिन नीले रंग की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। जब सूरज की रोशनी हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से टकराती है तो नीला रंग चारों तरफ बिखर जाता है और इसीलिए आसमान नीला दिखता है। और बारिश के बाद जो इंद्रधनुष बनता है वो तो इन सारे नियमों का एक कॉम्बो है। अपवर्तन, TIR, डिस्पर्जन, सब कुछ एक साथ। हाँ, हवा में लटकी पानी की हर एक बूंद एक छोटे प्रिज्म का काम करती है। लाइट उसमें जाती है, मुड़ती है, रंगों में टूटती है, फिर अंदर से TIR करके वापस हमारी तरफ आती है। करोड़ों बूंदें मिलकर आसमान में वो रंगीन रेनबो बना देती हैं। प्रकृति का अपना ऑप्टिकल शो। लेकिन इस शो को देखने के लिए प्रकृति ने जो कैमरा हमें दिया है, यानी हमारी आंख, वो इंसान के बनाए किसी भी कैमरे से ज्यादा एडवांस्ड है। हमारी आंख की बनावट ही कमाल की है। लाइट सबसे पहले कॉर्निया से टकराती है, जो आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी हिस्सा है। ज्यादातर रिफ्रैक्शन यहीं हो जाता है। फिर लाइट प्यूपिल से होते हुए आई लेंस तक पहुंचती है। और ये लेंस कोई कांच का तो है नहीं, ये जेली जैसा लचीला होता है। कैमरों में हमें फोकस करने के लिए लेंस को आगे पीछे करना पड़ता है, पर हमारी आंख ऐसा नहीं करती। हाँ, हमारी आंख में सिलियरी मसल्स होती हैं जो लेंस को होल्ड करती हैं। जब दूर देखना होता है तो ये मसल्स लेंस को खींचकर पतला कर देती हैं, और जब पास की किताब पढ़नी हो तो ये रिलैक्स होकर लेंस को मोटा कर देती हैं। मोटा लेंस लाइट को ज्यादा तेजी से मोड़ता है। इस फोकस बदलने की ताकत को एकोमोडेशन कहते हैं। और नॉर्मल इंसान के लिए पास देखने की जो सबसे कम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। लाइट यहाँ से मुड़कर सीधे रेटिना पर जाती है, जो कि हमारी स्क्रीन है। वहाँ रॉड्स और कोन्स होते हैं जो रोशनी और रंगों को पहचान कर दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। और इसमें एक बहुत ही मजेदार चीज है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। जब कोई इमेज रेटिना पर बनती है तो वो तुरंत गायब नहीं होती, वो 1/16 सेकंड तक वहीं टिकी रहती है। अरे हाँ, और इसी चीज पर तो हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री टिकी हुई है। अगर हम बहुत सारी फोटो खींच लें और उन्हें 1/16 सेकंड से ज्यादा तेजी से बदलें तो दिमाग उन्हें अलग अलग फोटो नहीं मान पाता। वो सब जुड़कर एक वीडियो बन जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन कभी-कभी इस परफेक्ट सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है, जैसे मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें आईबॉल थोड़ा लंबा हो जाता है, जिससे दूर से आने वाली लाइट रेटिना तक पहुंचने से पहले ही फोकस हो जाती है। तो दूर का धुंधला दिखता है, और इसे ठीक करने के लिए हम कॉनकेव लेंस लगाते हैं
और हाइपरमेट्रोपिया में इसका उल्टा होता है ना? हाँ, वो दूर दृष्टि दोष है। उसमें आईबॉल छोटा रह जाता है, तो पास की चीजों की इमेज रेटिना के पीछे जाकर बनती है। इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। एक और डिफेक्ट होता है प्रेस बायोपिया, जो उम्र के साथ आता है जब सिलेरी मसल्स कमजोर हो जाती हैं। और एक होता है एस्टिग्मेटिज्म या दृष्टि वैषम्य, जहां कॉर्निया एकदम गोल नहीं होता बल्कि थोड़ा अंडाकार हो जाता है। और एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस लगते हैं। तो बेसिकली चश्मा हमारी आंख की कोई बीमारी ठीक नहीं कर रहा, वो बस लाइट को आंख में घुसने से पहले प्री बेंड कर देता है। एकदम सही। चश्मा और आंख मिलकर एक नया परफेक्ट सिस्टम बना लेते हैं। लेकिन हमारी आंखों की भी लिमिट है। बहुत छोटी चीजें या बहुत दूर की चीजें हम नहीं देख पाते, तब हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। पर ये काम कैसे करते हैं? कोई चीज हमें बड़ी या छोटी क्यों दिखती है? ये पूरा खेल विजुअल एंगल का है। कोई चीज हमारी आंख पर जो एंगल बनाती है वो तय करता है कि वो कितनी बड़ी दिखेगी। हवाई जहाज पास हो तो बहुत बड़ा एंगल बनाता है, और जब आसमान में हो तो एंगल बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए वो खिलौने जैसा लगता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इसी विजुअल एंगल को बढ़ाते हैं। जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें, उसमें 2 लेंस होते हैं। एक जो ऑब्जेक्ट के पास होता है यानी ऑब्जेक्टिव लेंस, और दूसरा जो आंख के पास होता है आईपीस। हाँ, ऑब्जेक्टिव लेंस उस छोटी चीज की एक थोड़ी बड़ी इमेज बनाता है, और फिर आईपीस उस इमेज को एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह और भी बड़ा कर देता है। और नेट मैग्निफिकेशन m दोनों लेंसों की मैग्नीफाइंग पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। m = mo × me। लेकिन टेलीस्कोप में थोड़ा अलग होता है ना? मुझे हमेशा लगता था कि टेलीस्कोप भी चीजों को बस जूम करता है। लेकिन माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा होता है और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आगे वाला ऑब्जेक्टिव लेंस बहुत बड़ा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि टेलीस्कोप का मेन काम तारों को जूम करना नहीं है। तारे इतने दूर हैं कि आप कितना भी जूम कर लें वो एक पॉइंट ही दिखेंगे। टेलीस्कोप का असली काम होता है लाइट को इकट्ठा करना। अच्छा, मतलब वो लाइट कलेक्ट करने वाली एक बड़ी बाल्टी की तरह काम करता है। एग्जैक्टली। तारों से जो रोशनी आती है वो इतनी कमजोर होती है कि हमारी आंख का छोटा सा प्यूपिल उसे पकड़ ही नहीं पाता। टेलीस्कोप का बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस उस कमजोर लाइट की बहुत सारी किरणों को एक साथ इकट्ठा करता है और समेटकर हमारी आंख में डाल देता है। इसलिए जो तारे हमें नंगी आंखों से नहीं दिखते, वो टेलीस्कोप से चमकते हुए दिख जाते हैं। वाओ, ये सब कितना अमेजिंग है। मतलब हमने शुरुआत की थी एक शीशे से टकराकर वापस लौटने वाली लाइट से। फिर हमने देखा कि लाइट कैसे मीडियम बदलने पर मुड़ती है, कैसे TIR से इंटरनेट चलता है, और कैसे प्रिज्म उसे 7 रंगों में बांट देता है। हमारी अपनी आंख का इंजीनियरिंग मॉडल और टेलीस्कोप का लाइट गैदरिंग कॉन्सेप्ट। सच में ये नोट्स सिर्फ फिजिक्स के फॉर्मूले नहीं हैं, ये इस दुनिया को देखने का एक मैनुअल है। बिल्कुल। जब आप इन सब चीजों को समझ लेते हैं तो एहसास होता है कि हम जो देखते हैं वो सिर्फ रियलिटी नहीं है, वो लाइट का हमारे साथ इंटरैक्शन है। और इसी बात पर मेरे दिमाग में एक आखिरी ख्याल आ रहा है। हमने डिस्कस किया कि हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉजिटिव होता है, वो लाइट को एक खास तरीके से मोड़ता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर फ्यूचर में वैज्ञानिक कोई ऐसा मेटा मटेरियल बना लें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव हो? नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तब तो लाइट उस मीडियम के अंदर जाने या बाउंस होने के बजाय उसके चारों तरफ से ऐसे घूम के निकल जाएगी जैसे वहां कुछ रखा ही ना हो। एग्जैक्टली। और जो चीज लाइट को न रोके न वापस भेजे, वो चीज तो हमारी आंखों के लिए सचमुच इनविजिबल यानी गायब हो जाएगी। हैरी पॉटर का इनविजिबिलिटी क्लॉक। बिल्कुल। शायद वो कोई जादू ना हो, बल्कि भविष्य की फिजिक्स लैब में बनने वाला कोई नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल हो। विज्ञान की यही तो खूबसूरती है। आज के जो सिद्धांत हैं वही कल के जादू की नींव रखते हैं। खैर, श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक मजेदार ख्याल है। आज का ये डीप डाइव हम यहीं खत्म करते हैं। आगे भी हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा लाते रहेंगे। तब तक अपने आसपास की रोशनी और रंगों को एक नए नजरिए से देखते रहिए।